नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मॉडल पेपर हिंदी क्लास 9 2023-24 सत्र के लिए। तो सबसे पहले सामान्य निर्देश देखते हैं। निर्देश को पेपर जब भी मिले बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। निर्देश के अनुसार पेपर को करना चाहिए। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड क, खंड ख। खंड क में बहुविकल्पी प्रश्न, खंड ख में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। यथासंभव सभी प्रश्न के उत्तर क्रमानुसार लिखें। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए। इस तरह इस प्रश्न पत्र के सामान्य निर्देश हैं, जिसके आधार पर हमें प्रश्न पत्र को हल करना है। अब चलते हैं प्रश्न 1 पर। प्रश्न 1 जो बहुविकल्पी प्रकार का होगा, जिसमें सबसे पहले अपठित के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। इस तरह से आपको इस प्रश्न से 5 अंक मिलेंगे। इस तरह से गद्यांश दिया जाएगा। गद्यांश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न जैसे यहाँ दिया गया है, मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा? तो लिखेंगे अपनी शुभ बुद्धि से। अब इसका उत्तर आपने कैसे ढूंढा, इसको देखिए पहले गद्यांश में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपने आप यह सब मिलेगा आपको। संसार में शांति, व्यवस्था और सद्भाव के प्रचार के लिए बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य, नानक आदि महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निर्देश किया, किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ उतना और किसी कारण से नहीं, पर धीरे धीरे मनुष्य अपनी शुभ बुद्धि से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लग गया। यहाँ आपका देखिए प्रश्न का उत्तर मिल रहा है कि अपनी शुभ बुद्धि से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लगा। इस तरह से आप हर एक प्रश्न को गद्यांश पढ़कर ही उत्तर देंगे। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों की बुद्धि का परिणाम क्या हुआ? अब यहाँ प्रश्न है विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों की वृद्धि का परिणाम क्या हुआ? तो यहाँ पर आप देखेंगे देशों की दूरियां कम हुई हैं। उत्तर आपका सही होगा। यहाँ देशों की दूरियां कम हुई हैं। तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। पहले से मैंने टिक इसीलिए लगा रखा है ताकि आपको जल्दी से इसका उत्तर समझ में आ जाए। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न अगर देखेंगे, देश में आज भी कौन सी समस्या है? नफरत की, वर्ण भेद की, सांप्रदायिकता की, अमीरी गरीबी की? तो यहाँ आपको उत्तर मिल गया है, वर्ण भेद की समस्या आज भी देश में विद्यमान है। तो आपका उत्तर दूसरा सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न जो चौथा प्रश्न है, किस कारण देश में मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्यता एवं कटुता में कमी नहीं आई है? तो नफरत से, सांप्रदायिकता से, अमीरी गरीबी के कारण, वर्ण भेद के कारण। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा वर्ण भेद के कारण। आपका चौथा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा घ में। इसी तरह से अगला प्रश्न है, मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है शिक्षा का व्यापक प्रसार। तो यही विकल्प आपका सही है, शिक्षा का व्यापक प्रसार। जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो हर एक प्रश्न आपको आसानी से दिखेगा, आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। प्रश्नों का उत्तर पूरी तरह से देंगे। जैसे नंबर 1 लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, फिर शिक्षा का व्यापक प्रसार। केवल अंक डाल करके छोड़ देना या डायरेक्ट उत्तर लिख देना, इस तरह से उत्तर सही नहीं माना जाता। आपको उत्तर देते समय ध्यान देना होगा,
पहले आप रोमन अंक में ऐसे उसकी संख्या डालेंगे, फिर लिखेंगे शिक्षा। इस तरह से आप अपना उत्तर देंगे, शिक्षा का व्यापक प्रसार। हमेशा उत्तर को इसी तरह से देना होता है। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो आपका इस तरह से है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ भी आपको 5 प्रश्न पूछे गए। इस काव्यांश से पद्यांश दिया गया है, यह पद्यांश जो दिया गया है इससे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इन 5 प्रश्नों में आप ध्यान से देखें, 5 प्रश्न, तो ये 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इन 5 प्रश्नों में आपको ध्यान से देखें तो एक एक अंक का सभी प्रश्न है, इस तरह से 5 अंक कुल मिलेंगे। तो यहाँ दिया गया, क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति, सिंधु किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, अब उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह पर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। इस तरह से यहाँ जो यह पद्यांश दिया गया है, काव्यांश दिया गया है, इसमें पहला प्रश्न आपको मिलेगा इस तरह से, क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। तो यहाँ देखिए 4 विकल्प जो दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प आपका तीसरा हो जाएगा कि इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। क्षमा करने की बात उसी व्यक्ति को शोभा देती है जिसके पास क्षमता हो, बल हो, सामर्थ्य हो। जो खुद ही अक्षम्य है, सामर्थ्यहीन है, शक्तिहीन है, बलहीन है, वह क्या क्षमा करेगा, वह तो खुद अपनी रक्षा करने में अक्षम है। तो क्षमा उसको शोभा देती है जो बलवान है, बहादुर है, वीर है, सामर्थ्यवान है, वह आपको क्षमा कर देता है, उसकी क्षमा शोभनीय होती है। इस तरह से यह तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौरुष की आग राम के सर से, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम चुनिए। तो पौरुष की आग राम के सर से, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम रूपक अलंकार है। पौरुष रूपी आग, पौरुष रूपी आग, इस तरह से रूपक अलंकार यहाँ आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न हम लेते हैं, जब राम की प्रार्थना का समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो राम ने क्या किया, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। राम को बहुत क्रोध आ गया, राम ने धनुष संभाल लिया, तो यहाँ आपका सही विकल्प जो हो जाएगा, राम ने सागर को सबक सिखाने के लिए अपने तर्कस से एक अग्निबाण निकाल लिया, क्योंकि अग्निबाण से उन्हें समुद्र सुखाना था ताकि उन्हें पंथ मिल सके, लंका तक जाने के लिए पंथ मिल सके, रास्ता मिल सके, इसलिए समुद्र सुखाने के लिए अग्निबाण निकाल लिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संधि वचन संपूर्ण उसी का जिसमें शक्ति विजय की, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ कौन सा विकल्प सही होगा। तो दुर्बल व्यक्ति से संधि प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है, जो खुद ही कमजोर है उससे संधि किस बात की, उससे कैसी संधि। इस तरह से दुर्बल व्यक्ति से संधि प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है। अगला प्रश्न है, अनुपयुक्त पर्यायवाची शब्द छाटिए। अब यहाँ पर्यायवाची दिया गया है, भुजंग दिया गया है, नाग दिया गया है, विष दिया गया है, उरग दिया गया है। यहाँ देखिए उरग का अर्थ होता है नाग, नाग का अर्थ नाग होता है, भुजंग का अर्थ नाग होता है, विष उसकी प्रवृत्ति है, उसका विष है। इस तरह से विष जो है यहाँ अलग दिया गया है, तो तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस तरह से जब भी आप अपने पद्यांश या गद्यांश को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो कभी आप गलत नहीं करेंगे। समझकर, पढ़कर सही उत्तर देने का प्रयास
करना है। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे, जैसे इसमें प्रत्यय और उपसर्ग पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा, जो उपसर्ग और प्रत्यय से होंगे। जैसे यहाँ दिया गया आजीवन शब्द में उपसर्ग है, आजीवन में तो आ यहाँ उपसर्ग लगा है, जीवन मूल शब्द है, आ उपसर्ग लगा है, आ और जीवन इसमें मूल शब्द है, जीवन, तो आजीवन बन जाता है। तो यह आजीवन जो है आपका उपसर्ग है, आ उपसर्ग यहाँ सही है, तीसरा विकल्प। इसी तरह से अगला प्रश्न होगा, सम उपसर्ग वाला शब्द नहीं है। अभी पुलिस में भी यही शब्द पूछा गया था, सम उपसर्ग ही पूछा गया था। हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में सम उपसर्ग पूछा जाता है, क्योंकि सम में आपको दिक्कत कहाँ होती है, जहाँ सम बोलते हैं, सम्मान बोलते हैं तो आप सम समझ लेते हैं, लेकिन अगर संकल्प बोला जाए, संचार बोला जाए, संदर्भ बोला जाए तो आप न का उच्चारण समझते हैं, जबकि वहाँ पर भी सम ही होता है। इस तरह से संकल्प में सम है, संचार में सम है, संग्राम में सम है, स्वागत में सु उपसर्ग है, सम उपसर्ग वाला शब्द स्वागत नहीं है। तो हमेशा सम उपसर्ग को ध्यान में रखेंगे, यह सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला उपसर्ग है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पठनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ईय, पठ, अनीय, नीय। पठनीय, पठ मूल शब्द है, पठ, अनीय, अनीय यहाँ प्रत्यय लगा हुआ है, तो अनीय प्रत्यय आपका सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, सी विकल्प। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रत्यय और मूल शब्द को सही विकल्प के रूप में चुनिए। तो प्रत्यय और मूल शब्द जो सही विकल्प में दिया, गाविया गलत है, त्यागगी, त्यागी, त्यागगी गलत है। इसी तरह से भूल आ, भूला, मिलान, मिलान, यह भी गलत है। तो आपका तीसरा विकल्प ही यहाँ सही है, जो सही अलग किया गया, मूल शब्द और प्रत्यय को अलग किया गया है। भूल आ, भूला, इससे शब्द बनेगा भूला। क्या शब्द बनेगा? भूला। यह विकल्प आपका सही है। इसी तरह से अगला प्रश्न आएगा, चौथा, समास पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ भी 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के 4 प्रश्न होंगे और सभी अंक करने पर 4 अंक आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आपको इस प्रश्न को हल करना है। चलिए, तुलसीकृत समस्त पद का सही समास विग्रह होगा। अब तुलसीकृत जो समस्त पद है, तुलसी द्वारा कृत, तुलसीकृत क्या है? तुलसी द्वारा कृत, तो यहाँ सही विकल्प आपका दूसरा हो जाएगा, तुलसी द्वारा कृत। अगला प्रश्न है, नर रूपी सिंह का समस्त पद होगा। नर रूपी सिंह का समस्त पद बताना है आपको, तो समस्त पद हो जाएगा नरसिंह, नरसिंह नहीं नरसिंह, तो आपका पहला विकल्प ही सही हो जाएगा, नरसिंह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, द्वंद्व समास का सही उदाहरण है। अब द्वंद्व समास की बात यहाँ कही गई है, तो द्वंद्व में माता पिता ही यहाँ सही विकल्प है। अव्ययी भाव है यथाविधि, तिरंगा है द्विगु समास, घनश्याम है कर्मधार है। तो इस तरह से पहला जो है आपका माता पिता शब्द जो है, यह माता पिता शब्द जो है यह क्या है? द्वंद्व समास है। इसी तरह से अगर अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है, सुंदर है जो हंसी, यह समास विग्रह किस समास का उदाहरण है? सुंदर है जो हंसी, इस समास के लिए समास विग्रह का सही उदाहरण क्या होगा? तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब भी कोई समास या समास विग्रह करें तो बड़े ध्यान से करें, ताकि उसका विकल्प सही हो जाए। जैसे अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर जो विकल्प हैं आप देखें, कर्मधारय है। अब कर्मधारय कैसे यहाँ है? सुंदर है जो हंसी, अर्थात सुहास, सुहास यहाँ शब्द बनेगा। क्या बनेगा? सुहास, सुहास। इस तरह से यहाँ हास, सु, सुंदर, हास्य, तो कर्मधारय विशेषण विशेष होने से
कर्मधारय हो गया। इसी तरह से पांचवें प्रश्न के रूप में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? बहुविकल्पी आधारित है वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो है वह पांचवें प्रश्न के रूप में है। तुम बाहर न जाओ अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य होगा? तुम बाहर न जाओ अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य होगा? अब यहाँ अगर देखें ध्यान से, तो यहाँ न जाओ कहा गया है, अर्थात निषेधात्मक वाक्य है। न जाओ का मतलब है निषेधात्मक वाक्य है। इसी तरह से दूसरा विकल्प जो है, किसने पानी गिराया है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य होगा। अब किसने गिराया है प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नार्थक हो जाएगा। आपका यहाँ चौथा विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आया है, आज्ञार्थक वाक्य का सही उदाहरण होगा। भावना क्या कर रही है? आज्ञार्थक, देखिए भावना क्या कर रही है, यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तुम्हारा मंगल हो, यहाँ इच्छा व्यक्त की गई है। सभी सुखी रहें, यहाँ भी इच्छा व्यक्त की गई है। गोलू दूध पियो, यहाँ आदेश या आज्ञा दी गई है। तो चौथा विकल्प ही आपका सही हो जाएगा। गोलू दूध पी लो, शिवम दूध पी लो, रवि दूध पी लो, मानस दूध पी लो। ये इस तरह के शब्द जैसे दूध पी लो, दूध पियो, दूध पीना है तुम्हें, इस तरह के आदेश दिए जाएंगे। तो ये जो होते हैं ये आज्ञार्थक हो जाते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखें, आपको मेरे घर आना है वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य में सही रूपांतरण होगा। अब आपको मेरे घर आना है, आप मेरे घर आइए, शायद आप मेरे घर आएँ। क्या आपको मेरे घर आना है? आपको मेरे घर आना नहीं है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य में तीसरा विकल्प, क्या आपको मेरे घर आना है? प्रश्न पूछा गया है, क्या आपको मेरे घर आना है? इस तरह से घ। अब चलते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। अलंकार आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अलंकार पर आधारित है। निम्नलिखित प्रश्नों में से श्लेष अलंकार पहचानेंगे। तो बच्चों श्लेष अलंकार यहाँ पूछा गया, पहचान करनी है। इन सभी में देखना एक श्लेष अलंकार किसमें है। पीपर पात सरिस मंडोला, तो यहाँ उपमा अलंकार है। सरिस होने से क्या हो जा रहा है? उपमा अलंकार है। सरिस शब्द लगने से उपमा बन जा रहा है, इसमें उपमा है। ऐसे पहचान कर लेनी है। नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर अइहों खेलन होरी। नैन नचाए न न अनुप्रास है, अनुप्रास है, इसमें सबसे पहले अनुप्रास दिख रहा है। इसी तरह से लहर लहर कर यद चूमे तो किंचित विचलित मत होना, लहर लहर में भी अनुप्रास है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो ये जो पानी गए न उबरे यहाँ से दिया गया है आपका, यहाँ से ये जो है श्लेष अलंकार हो जाता है। पानी गए न उबरे, पानी चले जाने पर मोती भी नहीं उबर सकता, मानुष भी। मोती की चमक अगर चली गई तो बेकार हो जाता है। मनुष्य के चरित्र अगर एक बार न रहे तो वह भी किसी काम का नहीं रह जाता। चूने से पानी सूख जाए तो वह भी किसी काम का नहीं रह जाता। इस तरह से श्लेष यहाँ शब्द है, श्लिष्ट है। पानी शब्द श्लिष्ट है जो तीन अर्थ प्रकट कर रहा है। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत और चूने के लिए पानी। इस तरह से तीन अर्थ देने के कारण यहाँ श्लिष्ट होने से श्लेष अलंकार बन गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में अर्थालंकार होगा। अब अर्थालंकार पूछा गया, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। धीरता धारण करो यहाँ अनुप्रास है तो यह शब्दा है। रहीमन पानी राखिए श्लेष है तो शब्दा है। लहर लहर कर चूमे अनुप्रास है तो ये शब्दा है। सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनहु नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनहु शब्द आने से उत्प्रेक्षा हो गया जो अर्थालंकार है। यहाँ मनहु शब्द के कारण उत्प्रेक्षा हो जाता है, उत्प्रेक्षा। इस कारण से यहाँ अर्थालंकार हो जाता है। तो आपका विकल्प क्या सही होगा? आपका विकल्प यह चौथा सही हो जाएगा। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार का सही उदाहरण नहीं है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार का सही उदाहरण नहीं है तो देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार का सही उदाहरण नहीं है तो यहाँ दिया गया सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनव नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का सही उदाहरण है, यहाँ होना चाहिए रहीमन पानी राखिए, ये नहीं है। ये श्लेष है, लहर लहर यह श्लेष है, समर स्थली में धीरता धारण करो यह श्लेष है। तो यहाँ यह प्रश्न होना चाहिए उत्प्रेक्षा अलंकार का सही उदाहरण है। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार का सही उदाहरण है। आप हमेशा ध्यान देंगे ये नहीं शब्द यहाँ नहीं होगा, नहीं शब्द गलत दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली जाए वहाँ अलंकार होता है उत्प्रेक्षा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो ये आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखें। यहाँ गद्यांश दिया गया, इस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रतिभागी के रूप में महादेवी वर्मा कवि सम्मेलन में कौन सा स्थान प्राप्त करती थी? तो आपको अभी तक पता ही होगा, हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करती थी। प्रथम स्थान नाम सुनने के लिए वह बेचैन रहती थी, प्रथम स्थान प्राप्त करती थी। इसी तरह से सन 1917 में स्वतंत्रता संग्राम का क्या स्वरूप था? तो सन 1917 में उपरोक्त सभी स्वरूप था। गांधी जी ने सत्याग्रह से किया, 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका था। जगह जगह हिंदी के कवि सम्मेलन के द्वारा जन जागरण का कार्य शुरू हो चुका था। ये सभी कार्य, तो आपका यहाँ चौथा विकल्प सही है, बिल्कुल सही विकल्प दिया गया है। सन 1917 में हिंदी की क्या स्थिति थी? उपरोक्त सभी स्थितियाँ सही हैं। सन 1917 में हिंदी खूब प्रचार प्रसार हो रहा था और जगह जगह हिंदी में कवि सम्मेलन भी होते थे। हिंदी के प्रचार के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को और भी व्यापक बनाया जा रहा था। उपरोक्त दोनों, तो यहाँ उपरोक्त दोनों सही हैं। इस तरह से कवि सम्मेलन के अध्यक्ष कौन होते थे? श्रीधर पाठक होते थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध होते थे, हरियोध जगन्नाथ दास रत्नाकर होते थे। तो उपरोक्त तीनों होते थे। उपरोक्त सभी कवि सम्मेलन के अध्यक्ष होते थे, जिसमें महादेवी वर्मा अपनी कविता करती थी। महादेवी वर्मा अपनी कविता जिसमें करती थी, इसके तीनों सभी अध्यक्ष होते थे, तीनों लोग अध्यक्ष होते थे। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करें, सत्याग्रह शब्द में समास होगा। अब इस गद्यांश में सत्याग्रह शब्द आया है, सत्याग्रह में कौन सा समास होगा? तो सत्य के लिए आग्रह, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान तत्पुरुष समास यहाँ चौथा विकल्प आपका सही है, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आठवां प्रश्न जो आपके सामने है, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ दो प्रश्न अलग से पूछे जाते हैं जिन पर आप ध्यान देंगे। गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह कथन किसका था? तो यह कथन किसका था? हीरा का था। गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह कथन हीरा का था। इसी तरह से अगला, लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था? लेखक लंकोर जाते हुए रास्ता भटक गया था। कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था लेखक? लंकोर जाते हुए रास्ता भटक गया था। इसी तरह से अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ एक पद्यांश दिया गया है जो आपके पाठ से लिया गया है। हसमुख हरियाली हिमातप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निस्की, तारक सपनों में से खोए। इस तरह से जो पद्यांश दिया गया है, इससे जो है प्रश्न है उपरोक्त काव्यांश के कविता का नाम लिखिए। तो कविता है ग्राम श्री। यह पद्यांश जो लिया गया, कविता कौन सी है? ग्राम श्री है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 में हुआ था। इसी तरह जन मन को कौन सा हर रहा है? जनमन को कौन हर रहा है जनमन को? तो आप बताएंगे यहाँ ग्राम का अद्भुत सौंदर्य, ग्राम का अद्भुत
सौंदर्य। तट पर तरबूजों की खेती, तो यहाँ पर सही विकल्प आपका पहला हो जाएगा, ग्राम का अद्भुत सौंदर्य, पूरा गांव जनमन को हर रहा था। कवि ने गांव की तुलना किससे की है? तो कवि ने गांव की तुलना मरकत मणि के डिब्बे से की है। मरकत मणि के डिब्बे से गांव की तुलना की है। कवि ने मरकत डिब्बे से गांव की तुलना की है। इस तरह से आप अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न जो हो जाएगा, हंस रही सखियां मटर खड़ी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। कैदी कोकिला, कैदी और कोकिला कविता के कवि कौन है? तो यहाँ सही विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, पंक्ति में बूठा शब्द का अर्थ होगा, तो बूठा शब्द का अर्थ होगा वर्षा। इसी तरह से अब आते हैं खंड ख वर्णात्मक प्रश्न पर, जिसमें आपको 25 से 30 शब्दों में हर एक प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ लेखिका ने छात्रावास के जीव बहुभाषी प्रवेश की, जिस बहुभाषी प्रवेश की चर्चा की है, मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। तो लेखिका महादेवी वर्मा, इस तरह से आप उत्तर दे सकते हैं। मैंने उत्तर को भी लिख दिया है, आप इस उत्तर को आसानी से देख सकते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने, या जो लिखा है आप किसी भी व्यंग लिखा है, यहाँ बैंक लिखा है उसको व्यंग बना लेंगे। व्यंग लिखा है, किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। तो व्यंग आप इस तरह से लिख सकते हैं, मेरे हाथ में मेरे जिस मित्र का हाथ है उसकी एक चीज़ का मैं हमेशा से कायल हूँ, वह है उसकी पगड़ी की गांठ। ऐसी साफ सुथरी गांठ आपके देखने में नहीं आई होगी, लगता है जैसे जन्मजात ऐसी ही हो, कोई सिलवट नहीं, कोई बिखरावट नहीं, ऐसा नहीं कि वे यह पगड़ी सूट के साथ पहनते हो। गर्मियों में कमीज के साथ भी वे पगड़ी पहनते हैं, तब भी पगड़ी की गांठ इसी तरह रहती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आप ध्यान देना है कि ये जो आपका कृतिका से लिया जाए प्रश्न, तो अभी तो प्रेमचंद के फटे जूते से है। इस तरह से लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, तो सुख से जो अभिप्राय है लिखने का प्रयास ये करेंगे आप। सुख से अभिप्राय केवल उपभोग से नहीं है, परंतु आजकल के लोग केवल उपभोग को, साधनों को ही, भोगने को ही सुख कहने लगे हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक तथा सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। अब इस तरह सुख की जो परिभाषा लेखक ने बताई है, उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई? तो वहाँ बताएंगे चौधरी चरण सिंह के सामने केरल के साइलेंट वैली संबंधित खतरों की बात उठाई होगी। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था, वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। इस तरह से उत्तर आप दे सकते हैं। ध्यान रहे कि हर एक उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में देना है। पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के लगभग 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखिए। तो यहाँ भी प्रश्न आपको दिए गए हैं, जैसे सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से बच्चे वंचित क्यों हैं, कविता के आधार पर लिखिए। तो यहाँ उत्तर देने का प्रयास किया गया है, आप इसी तरह से अपने उत्तर को लिख सकते हैं। दूसरा है बंद द्वार की साकल खोलने के ललदद्य ने क्या उपाय सुझाया है, वाक कविता के आधार पर लिखिए। तो वाक कविता के आधार पर आप इसे लिख सकते हैं। इस तरह से आप लिखेंगे कि बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललदद्य ने जीवन में संतुलन बनाकर चलने का उपाय सुझाया है। व्यक्ति को भोग और भोग में लिप्त रहने से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, वह दिन प्रतिदिन लोभी बनता जाएगा, और जिस दिन स्वार्थ को पूरी तरह त्याग कर वह अहंकारी बन जाएगा, उस दिन उसका विनाश हो जाएगा। अर्थात स्वार्थ को त्याग कर जब वह अहंकारी बन जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। उदाहरण भी आप दे सकते हैं किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में, जैसे रावण की बात करते हैं कि वह अहंकारी बन गया और उसका विनाश हो गया। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं।
एक लखुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, सवैये के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। तो लखुटी कामरिया, क्योंकि लखुटी और कामरिया कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय थी, और जब वह सबसे ज़्यादा प्रिय थी, अगर लखुटी कामरिया रखेंगे तो कृष्ण की कृपा उन्हें जल्दी मिल जाएगी। इसीलिए कवि ने उसे अपने पास रखने के लिए कहा और सब कुछ छोड़ने को, सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। मेघ है कविता में जिस रीति रिवाज का मार्मिक चित्रण हुआ उनका वर्णन कीजिए। तो रीति रिवाज बताएंगे। तो कविता में निम्नलिखित रीति रिवाज का मार्मिक चित्रण: मेहमान के आने पर पूरे गांव में खुशी छा जाना, सभी लोगों द्वारा अपने अपने तरीकों से मेहमान के स्वागत में लग जाना, बुजुर्गों द्वारा स्वागत सत्कार किया जाना, गांव के स्त्रियों द्वारा मेहमान से पर्दा करना, पैरों को धोने के लिए परात में पानी लाना आदि जो सेवा सत्कार है वो सामाजिक और ग्रामीण रीति रिवाज से संबंधित हैं। इसी तरह 13वें प्रश्न पे आप देखें तो यहाँ आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से 2 ही प्रश्न आपको करने हैं। एक प्रश्न करने पर 4 अंक आपको मिलेंगे। ये आपके कृतिका पुस्तक से हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर आपको कम से कम 50 से 60 शब्दों में देना है। तो इस तरह से रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। हमने उत्तर इस तरह से दिए हैं, आप भी इसी तरह से उत्तर दे सकते हैं। सार्थकता स्पष्ट कर सकते हैं कि इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है, उस पर प्रहार किया गया है, क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, वही उसको सीधा रखने में मदद करता है। रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक एकांकी है। इस एकांकी में लेखक ने समाज की रूढ़ियों पर प्रहार किया है। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी किंतु बहुत सुंदर बहू चाहते हैं। वह यह भी चाहते हैं कि लड़की हर काम में सर्वगुण संपन्न हो, जबकि उनके बेटे की रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। इस तरह से आप उत्तर दे सकते हैं। अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर कीजिए। इस जल प्रलय के पाठ के आधार पर करेंगे तो आपदा: मैं अपने चाचा की शादी के लिए उत्तरकाशी के प्रेम नगर नामक स्थान में गया था। इस तरह से कोई भी एक कहानी आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं जो आपने देखी और सुनी हो। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने है: लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर वो उसके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? मेरे संग की औरतों के पाठ के आधार पर कीजिए। तो मान लीजिए दूसरा प्रश्न आपने कर लिया, फिर तीसरा प्रश्न आपको नहीं करना है। निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदु के आधार पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखना है कि आपको इन संकेत बिंदुओं को ध्यान रखना है। इसके अनुसार ये संकेत बिंदु आपके उस लेखन में आ जाने चाहिए, और जब आप लिख लेंगे तो एक प्रश्न करना है, 6 अंक मिलने हैं। इस तरह से आप ध्यान से अनुच्छेद को लिख लेंगे। अनुच्छेद आपको इस तरह से दिया गया है जो आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रम का महत्व, दूसरा अनुच्छेद। इस तरह से तीसरा अनुच्छेद भी आपका है। तीसरा अनुच्छेद जो आप देख सकते हैं, तीसरा अनुच्छेद मित्रता है। इसमें भी संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको कार्य करना है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है: अपने छोटे भाई को पत्र लिखे जिसमें कुसंगत से बचने की चेतावनी दीजिए। पत्र को लगभग 100 शब्दों में लिखिए। 100 शब्दों में पत्र को लिखना है। तो इस तरह से पत्र को आप लिख सकेंगे। L1 सकल नगर राजरूपपुर चुंगी, प्रिय अनूप चिरायु भव, आज तुम्हारे विद्यालय के प्रचार का पत्र मिला, जिसे पढ़ते ही ऐसा लगा कि तुम्हें संस्कार देने में हमसे कुछ कमी रह गई। इसी कारण तुम अपने विद्यालय के कुछ छात्रों की कुसंगत में फंस गए हो। तुम उन विद्यार्थियों के साथ रहते हो जिनके लिए जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, उनका ध्यान भी अध्ययन की ओर नहीं है। जब तुम्हें छात्रावास में प्रवेश दिया गया था, सभी अध्यापक तुम्हारी भूरिपूर्ण प्रशंसा करते थे और कहते थे कि आनंद ही हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा। वही अध्यापक आज तुम्हारे उत्तीर्ण होने पर आशंका व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने अनुच्छेद को लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है: पुलिस आयुक्त को लाउड स्पीकर का अनुच्छेद प्रयोग होने हेतु लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। अनुचित प्रयोग होने पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो अनुचित प्रयोग होने पर आपको 100 शब्दों में पत्र लिखना है। ध्यान देंगे। प्रेमपूर्ण वचनों का सबक
जिंदगी भर याद रहता है। इस विषय पर लगभग 100 शब्दों में एक लघु कथा लिखी। तो यहाँ लघु कथा भी लिख सकते हैं। आपको जब अथवा करके प्रश्न दिए जाते हैं तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं, चाहे उसमें पहला प्रश्न करें अथवा दूसरा करें। ये नीले से जो लिखा गया है इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। एक ही करना होता है, अथवा में एक ही करना होता है, हमेशा याद रखेंगे। जैसे दुकानदार एवं ग्राहक के बीच हुई बातचीत में लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक संवाद तैयार कीजिए। तो मैंने यहाँ दुकानदार और ग्राहक में संवाद तैयार कर लिया है। इसके साथ जो सूचना दी गई है उसे मैंने ज्यों का त्यों छोड़ दिया है। आपको भी या तो सूचना करना है या तो संवाद करना है। इस तरह से आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को यह वीडियो आसानी से मिल सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।